हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। एक बार फिर से आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है दोस्तों। आप बेसब्री से जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, नीट का जो पेपर हुआ था, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जो क्वेश्चन थे वो दिमाग से निकल गए थे या अपने याद रहे हैं कितने में, इन सभी सवालों के जवाब आज बोर्ड ने दिए हैं। बोर्ड के द्वारा आज पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। कल तक शायद आंसर की, कल या परसों तक जारी कर दी जाएगी। तो आंसर की से पहले अपन इन पेपर को हल करते हैं ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से क्वेश्चन अपने सही हैं, कितने क्वेश्चन अपने सही हो रहे हैं, क्या अपन मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई हुए हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपके द्वारा जो एग्जाम दिया गया था 100% आपको सफलता मिलेगी। भगवान आपका साथ जरूर देगा और आप रीट मेंस की तैयारी अच्छे से करना। आपको बेहतर और अच्छी टीम के साथ अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करेंगे आपका। और आप अपने जो एलिवेशन में जिस दिशा में जाना चाहते हो उसके लिए एक बार फिर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपन चर्चा करेंगे रीट का जो L1 का जो पेपर हुआ था, उस L1 के पेपर में साइको के जो 30 प्रश्न आए थे उसमें अपने कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो सबसे पहले अपन साइको के जो प्रश्न थे उनके बारे में चर्चा करते हैं। साइको के जो प्रश्न थे अपने के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था उसके अंदर पूछा गया था कि हल के प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्यता सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या है। प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक पूछ रहा है यहाँ पर, इसके अंदर प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्यता सूत्र के अंदर। तो इसमें आपको प्रतीक पूछ रहा है किसका, प्रतिक्रिया निषेध का। तो प्रतिक्रिया निषेध का जो आपका प्रतीक है वो IR सही होगा। जिसने IR किया है उस बच्चे का बिल्कुल क्या है, सही है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालय में किस प्रकार लागू करना चाहिए। तो गार्डनर के अनुसार पूछ रहा है, गार्डनर ने जो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था उसके अंदर यह कह रहा है कि विद्यालय में किस प्रकार इसको लागू करना चाहिए। तो विद्यालय में पहला ऑप्शन दिया है केवल भाषाई और तार्किक गणितीय बुद्धि मता पर ध्यान देना चाहिए। नहीं, भाषा और तार्किक योग्यता पे ध्यान नहीं, अन्य तथ्यों पर भी ध्यान दिया जाता है, जैसे पर्यावरणीय तथ्य हैं, सामाजिक तथ्य। उसके बाद में शिक्षकों को कला, संगीत, भूमिका, अभिनय जैसे विविध तरीकों का उपयोग करके पाठ पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही संदर्भ है, बहुत ही अच्छा ये लॉजिक आ रहा है। इसमें कला भी आ रही है, संगीत भी आ रहा है और भूमिका अभिनय। भूमिका अभिनय यानी रोल वाला जो है उसकी बात कर रहा है ये। तो रोल प्ले है, भूमिका अभिनय जैसे विविध तरीकों का उपयोग करके पाठ पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करके, यानी बच्चों को उस पाठ पढ़ाते हैं उसको उसी तरीके से प्रशिक्षित करके अपन क्या कर सकते हैं, इनको बहुबुद्धि सिद्धांत को इस प्रकार लागू कर सकते हैं। बुद्धिमत्ता प्रकार की पहचान के लिए IQ परीक्षण को मानी मानकीकृत करके, ठीक है ना। तो IQ परीक्षण, केवल IQ परीक्षण से हम इसका पता नहीं लगा सकते हैं। शिक्षण विधियों को पारंपरिक कक्षा के दृष्टिकोण तक सीमित करके नहीं। सबसे स्टिक अच्छा आंसर इसमें ये आता है कि शिक्षकों को कला, संगीत और भूमिका अभिनय जैसे विविध तरीकों का उपयोग करके पाठ पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करके। बिल्कुल सही उत्तर है इसका। जो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था गार्डनर ने उसका ये स्टिक बैठता है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो कौन सा है, किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाने को क्या कहते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें जो ये उत्तर दिया गया है इसके अंदर आपको देखना है, देखो उदात्तीकरण यानी सबलीमेशन हो गया, और उसके बाद में पहचान, प्रक्षेपण और क्षतिपूर्ति। तो उदात्तीकरण नहीं, प्रक्षेपण यानी किसी दूसरे के ऊपर अपन कोई चीज को थोपते हैं वो हो गया। क्षतिपूर्ति हो गया, जैसे कम हाइट वाली बच्ची का जो उदाहरण दिया था कि संडल जी, एडी की संडल जो अपन बोलते हैं वो पहन करके वो क्या करती है, अपने हाइट दिखाती है, यानी वो क्या हो गया, क्षतिपूर्ति करती है। या एक विकलांग बच्चा पढ़ करके टीचर लगता है तो वो क्षतिपूर्ति कर रहा है अपने एक पार्ट की कमी को, वो अपनी मतलब नौकरी के माध्यम से उसको क्या कर रहा है, पूर्ति। इसमें सबसे अच्छा जो उत्तर होगा वो होगा पहचान। पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन इसका सही उत्तर होगा। किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं के द्वारा अपनाना, यानी अपनी पहचान बताना। यानी जैसे तेंदुलकर का उदाहरण देते हैं कि 10वीं पास की थी और वो क्या किया,
महान क्रिकेटर बन गया, तो उसकी उदाहरण यानी अपने फेल होने के बाद में उस प्रकार की पहचान दिलाना। तो यानी वो क्या होता है, किसी के व्यवहार एवं व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं के द्वारा अपनाने को क्या कहते हैं, पहचान कहते हैं। ठीक है ना, तो ये सी इसमें बिल्कुल राइट है। तो यानी 3 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हुए। फर्स्ट के अंदर डी सही है, सेकंड के अंदर शिक्षकों का कला संगीत वाला सही है, और थर्ड जो क्वेश्चन है उसके अंदर कौन सा है, पहचान वाला यानी आइडेंटिफिकेशन वाला सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे चौथे क्वेश्चन। इसके अंदर है क्रियात्मक अनुसंधान का शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है, यानी प्रमुख विशेषता क्या है, ये पूछा गया है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया तो है। यह एक सैद्धांतिक प्रक्रिया है। यह समस्या समाधान दृष्टिकोण से बचता है। यह केवल स्वयं मूल्यांकन पर निर्भर करता है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, यानी गतिशील प्रक्रिया जरूर है, लेकिन सैद्धांतिक प्रक्रिया इसमें क्या है, मेन ऑप्शन सैद्धांतिक प्रक्रिया इसमें लागू होगा। समस्या समाधान दृष्टिकोण से बचाता नहीं है, बल्कि समस्या समाधान दृष्टिकोण को ले जाता है। और केवल स्वयं मूल्यांकन पर निर्भर करता है, नहीं, स्वयं मूल्यांकन पर निर्भर न करके और अन्य को देखकर भी अपन क्या करते हैं, कुछ अपने प्रतिक्रिया करते हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या बताई गई है, यह एक सैद्धांतिक प्रक्रिया है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपने, यानी कौन से क्वेश्चन की ओर है, चौथे क्वेश्चन के अंदर क्या गतिशील प्रक्रिया बताया गया, अभी सॉरी, इस क्या बताया गया इसमें, गतिशील प्रक्रिया। गतिशील प्रक्रिया यानी मैंने पहले बताया था आपको, गतिशील प्रक्रिया यानी क्रियात्मक अनुसंधान के अंदर क्या होता है कि यानी जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसके अंदर क्या है, व्यक्ति क्या है, प्रतिक्रिया देता है, और उस प्रतिक्रिया के तहत वो क्या रहता है, गतिशील रहता है। तो यानी यह एक गतिशील प्रक्रिया है, चौथे का उत्तर होगा यानी ए। उसके बाद में अपन बात करते हैं पांचवें, पढ़े गए पाठ को समझाने या याद करने में कठिनाई का संकेत क्या है। पढ़ाने के बाद, पढ़ाने या याद करने के, क्या कह रहा है, पढ़े गए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का संकेत क्या है। जो पाठ अपन ने पढ़ लिया है उसके अंदर उस पाठ को समझने के अंदर जो दिक्कत आती है उसको क्या कहते हैं, ये सिंपल भाषा में ये पूछना चाहता है। तो पुस्तक का शीर्षक भूल जाना, नहीं, पुस्तक का शीर्षक भूल जाने से उस पाठ की थ्योरी अपन थोड़ी भूल जाएंगे, उस पाठ में क्या कहना चाह रहा है वो तो अपने याद रहेगा, चलो शीर्षक अपन भूल जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद में पढ़े गए पाठ से मूल तथ्यों को याद रखने में असमर्थता, बिल्कुल, अगर उस पढ़े गए पाठ की कहानी आपकी आपको याद नहीं है, उसके मुख्य तत्व याद नहीं है, किस प्रकार की कहानी थी, तो वो आपको याद रखने में क्या हो जाएगी, कठिनाई, बिल्कुल सही है। उसके बाद में उच्च प्रवाह के साथ पढ़ना लेकिन कम समझना, नहीं, उच्च प्रवाह के साथ पढ़ना लेकिन कम समझना इसमें नहीं आता है। अत्यधिक नोट्स बनाना, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो ये दोनों गलत हैं, इसमें सही होगा पढ़े गए पाठ से मूल तथ्यों को याद रखने में असमर्थता। छठा क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के मानव बुद्धि की संरचना के 3 बुनियादी मापदंडों में शामिल नहीं है। गिलफोर्ड ने त्रिआयामी जो सिद्धांत दिया था, किसने, गिलफोर्ड ने, तो यानी बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अंदर तो इसके अंदर कौन सा शामिल नहीं है, ये कह रहा है, विशेष घटक, विषय वस्तु, उत्पाद और संचालन। देखो इसमें ऑपरेशंस बिल्कुल था, प्रोडक्ट्स बिल्कुल था। अपन अगर हिंदी में कई बार वर्ड क्या है चेंज करके दे देता है, तो इंग्लिश का इसमें पढ़ना जरूरी है। और ये है क्या है, कंटेंट्स, ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है ए तथा इसका सही नहीं है, विशेष घटक यानी स्पेसिफिक फैक्टर्स, ये सही नहीं है, यानी विशेष घटक इसमें नहीं शामिल किया गया है गिलफोर्ड के द्वारा। बाकी विषय वस्तु, उत्पाद और संचालन तीनों ही इसके द्वारा क्या किए गए, शामिल किए गए, ये इसमें पूछ रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, विशेष घटक इसमें गलत ऑप्शन। इसके बाद में अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक पहलू का मुख्य फोकस क्या है। तो ये क्या कह रहा है, देखो समझो क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक पहलू का मुख्य फोकस क्या है, व्यापक का अर्थ क्या है। तो ये पूछ रहा है, केवल शैक्षिक विषय नहीं, ये व्यापकता को निर्धारित नहीं करता है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, यानी समग्र विकास, बिल्कुल, ये तो केवल शैक्षिक विषय नहीं, समग्र विकास जिसमें संज्ञानात्मक विकास भी हो, शारीरिक भी हो और सामाजिक भावनात्मक पहलू भी शामिल हो। बिल्कुल राइट उत्तर यही होगा इसका कि व्यापक के अंदर आता है, यानी संज्ञानात्मक विकास भी हो बच्चे का, शारीरिक भी हो,
सामाजिक भी हो और भावात्मक विकास भी हो, यानी कुछ कल्पनाएं भी उनको जरूरी होती हैं, विकसित, उनकी कल्पनाओं को विकसित। केवल सह शैक्षणिक नहीं, केवल नाम आएगा वहां नहीं होगा। मूल्यांकन को कक्षा की गतिविधियों तक सीमित करना, सीमित कर देगा तो फिर सीखेगा क्या, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यानी इसमें क्या हो जाएगा सही, समग्र विकास, जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक भावात्मक पहलू शामिल हैं, बिल्कुल राइट है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्रोतों पर थोपता है, यानी निराश होने के बाद में अपने किसी दूसरी चीज को माध्यम बना करके और उस पर थोप देते हैं, तो यानी उस प्रकार की प्रतिक्रिया किस प्रकार उसको इंगित करती है। तो इसमें बहिर्दंडात्मक, अंत दंडात्मक, प्रतिपूरक और उदात्तीकरण, नहीं इसमें ये होगा बहिर्दंडात्मक। बहिर्दंडात्मक होगा कि यानी अपने हताशा को किसी बाहरी तथ्यों पर, तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, बहिर स्रोतों पर थोप देना, यानी बहिर्दंडात्मक, यानी बाहरी स्रोतों पर थोप देना, ठीक है। तो ये 8 नंबर का क्या हो जाएगा, बहिर्दंडात्मक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन, मेस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार पदानुक्रम के शीर्ष पर क्या रखा गया है। तो सबसे जो आवश्यकताएं होती हैं, जैसे शारीरिक आवश्यकता है, उसके बाद में मकान है, वो जो मेस्लो का सिद्धांत था उसके अंदर बात करें अपने कि सबसे ऊपर क्या होता है, तो आत्म सिद्धि जिसको बोलते हैं। आत्म सिद्धि मतलब यानी आदमी सब कुछ प्राप्त करने के बाद में अंतिम लक्ष्य उसका होता है कि वो कुछ अपनी ओर से कुछ नहीं चाहता है, वो समाज को देना चाहता है, उसको बोलते हैं आत्म सिद्धि। तो यानी आत्म सिद्धि इसमें कौन सा है, सुरक्षा, मैस्लो के अनुसार सुरक्षा आवश्यकता नहीं, ये सबसे नीचे वालों में है। शारीरिक आवश्यकता ये भी नीचे वालों में है। आत्म साक्षात्कार और आत्म सम्मान की आवश्यकता, आत्म सम्मान की आवश्यकता के बाद में लास्ट में जो आता है आत्म साक्षात्कार, यानी सेल्फ एक्यूलेलाइजेशन जिसको बोलते हैं, आत्म सिद्धि। आत्म साक्षात्कार बोल दो, आत्म सिद्धि बोल दो, एक ही बात है। तो आत्म साक्षात्कार है वो सबसे शीर्ष पर रखा जाता है, यानी सबसे अंतिम यात्रा के अंदर सबसे अंतिम वही होता है। उसके बाद में 10वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पिछड़े बालकों की विशेषता है, यानी जो पिछड़े हुए बालक हैं उनकी क्या विशेषता है। पिछड़े बालकों की सीधी सी बात है कि वो क्या है कि नहीं, पारिवारिक या सामाजिक कारणों से वो क्या है, जितनी ग्रोथ करनी चाहिए थी उतनी नहीं कर पाते हैं, और वो अन्य बालकों से आईक्यू तो उसका होता है लेकिन वो क्या है, किसी कारणों से वो क्या है, पिछड़ जाते हैं। तो उनके लिए क्या कह रहा है कि कौन सी विशेषता पूछ रहा है। औसत से ऊपर शैक्षणिक उपलब्धि इसकी होती ही नहीं है, ये बात तो गलत दी गई है। औसत से अधिक होती है, होती तो ये इतना पिछड़ता ही नहीं। समवयस्क वर्ग से उच्च बौद्धिक क्षमताएं नहीं, अपने साथ वालों से उच्च बौद्धिक क्षमताएं इसकी नहीं होती हैं। औसत मानसिक और शैक्षिक आयु समवयस्क वर्ग से निम्न, बिल्कुल सही है। जो अपने साथ वाले हैं उससे इसकी औसत मानसिक और शैक्षिक आयु होती है वो क्या होती है, निम्न होती है, इसलिए ये क्या है, पिछड़ जाते हैं। ये बिल्कुल सही है। भाषा कौशलों की निपुणता नहीं, निपुणता तो होती नहीं है इसमें, ठीक है, अभाव होता है इसमें भाषा कौशलों, तो ये बिल्कुल राइट होगा इसमें। बहुत इजी क्वेश्चन है। औसत मानसिक और शैक्षिक आयु समवयस्क वर्ग से क्या होती है, इसकी निम्न यानी कम होती है, ये बिल्कुल राइट दिया गया है पिछड़े बालकों। आगे अपन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है, यानी मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है, अधिगमकर्ता यानी सीखने वाले के लिए। अधिगमकर्ता कौन होता है, जो सीखता है। तो इसमें विषय पर पूर्ण अधिकार, तत्परता और इच्छा शक्ति, शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमताएं और कौशल, और शिक्षक के साथ समायोजन। तो इसके अंदर 4 तथ्य दिए गए हैं, इसमें ये मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है ये पूछ रहा है। ये इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमताएं एवं कौशल, बिल्कुल राइट होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि मूलभूत क्षमता योग्यता में क्या शामिल है, तो जो शिक्षार्थी यानी सीखने वाला है उसकी अंतर्निहित क्षमताएं, आंतरिक क्षमताएं क्या हैं, और उसमें कौन कौन से कौशल हैं जिसके कारण वो क्या करता है, ग्रोथ करता है, ये बिल्कुल इसके लिए क्या होगा, स्टिक होगा। अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख कारक कौन सा है। अभिप्रेरणा के बारे में पूछ रहा है, व्यवहार के अधिगम सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाला यानी व्यवहार को बढ़ावा देने वाला कौन सा है। तो इसके अंदर सबसे स्टिक जो बैठता है वो प्रवृत्तियां, तो प्रवृत्तियां प्रत्येक के अंदर होती हैं। सामाजिक अंतक्रिया ये तो सबके अंदर होती है,
संज्ञानात्मक कौशल भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा व्यवहारवादियों ने जो बल दिया है वो किस पर दिया है? पुनर्बलन पर। व्यवहारवादी कहते हैं कि अगर आप पुनर्बलन नहीं दोगे तो वो जो सीखने की प्रतिक्रिया है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, इसलिए पुनर्बलन जरूरी है। तो यानी इसके अंदर पुनर्बलन को क्या माना गया है? बिल्कुल सही माना गया है। इनमें सबसे स्टिक जो बैठता है, क्योंकि व्यवहारवादियों ने सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया था? पुनर्बलन पे। तो बिल्कुल इसका पुनर्बलन उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं, यानी व्यक्तित्व की संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? व्यक्तित्व की संकल्पना में कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये पूछ रहा है। तो मनो शारीरिक तंत्र शामिल है, तथ्यात्मक तंत्र बिल्कुल शामिल है, वातावरण में अपूर्ण समायोजन का निर्धारण और स्थिर संगठन। अपूर्ण समायोजन का निर्धारण बिल्कुल शामिल। स्थिर संगठन नहीं होता है, स्थिर संगठन नहीं होता है, बल्कि क्या है? गत्यात्मक माना गया है इसको, यानी गतिशील होता है ये। तो यानी व्यक्तित्व की संकल्पना में गतिशीलता होती है, न कि स्थिरता होती है। तो ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। यानी कौन सा शामिल नहीं है? ये तीनों शामिल हैं, मनो शारीरिक तंत्र भी शामिल है, गत्यात्मक भी शामिल है, और वातावरण के साथ पूर्ण समायोजन भी इसमें शामिल है। तो ये स्थिर संगठन है, ये इसमें शामिल नहीं होगा। आगे अपन बात करते हैं किसके बारे में? यानी अलाभान्वित बच्चों के लिए मुख्य भावात्मक चुनौती क्या है? तो स्पष्ट और इजी क्वेश्चन है। अभावात्मक अलाभान्वित जो बच्चे होते हैं उसके भावात्मक चुनौती क्या है? तो सीधी सी बात है, जो लाभान्वित बच्चे नहीं होंगे या जो सीख नहीं पाएंगे उसके अंदर हीनता की भावना बढ़ जाएगी। तो इसमें दिया होगा, देखो, हीनता ग्रंथि और नकारात्मकता। यानी हीनता ग्रंथि उसमें ज्यादा एक्टिव हो जाएगी और उसमें उसके कारण क्या आ जाएगी? नकारात्मकता आ जाएगी। तो बिल्कुल ये उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भावात्मक चुनौती यही है इसके लिए। बाकी अति आत्मविश्वास तो उसमें होता ही नहीं है, अत्यधिक सक्रिय तो उसमें होती ही नहीं है, क्योंकि वो क्या हो जाता है? डेमोलाइज हो जाता है। दूरदर्शिता तो उसमें मतलब ही नहीं है। दूरदर्शिता तो यानी अगर जब वो एक्टिव होगा तब दूरदर्शिता आएगी ना, तो वो तो डिमोटिवेट हो रहा है। यानी क्या हो रहा है? वो डिमोटिवेट हो रहा है। अलाभान्वित भावात्मक रूप से क्या हो रहा है? हीन हो रहा है वो। तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है, बर्ड के अनुसार शैक्षिक उपलब्धि की गणना का सूत्र क्या है? बर्ड ने शैक्षिक उपलब्धि दी थी, यानी शैक्षिक योग्यता का जो सूत्र दिया था वो क्या था? EQ, यानी जो IQ जिसको अपन EQ बोलते हैं, शैक्षिक उपलब्धि बटा CA, यानी जो अपनी जो वास्तविक आयु है CA, और इंटू 100। तो यानी इसका ये अपन ने सूत्र पढ़ा था, EA बटा CA इंटू 100। ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो यानी शैक्षिक उपलब्धि बटा वास्तविक आयु इंटू 100, ये इसका क्या गया है? बर्ट के द्वारा ये शैक्षिक उपलब्धि का सूत्र दिया गया। इसके बाद में अपन ये मानसिक आयु वाला अगर होता तो MA आ जाता, यानी CA बटा MA इंटू 100 ये हो जाता। ये सूत्र तो वही है, इसमें शैक्षिक उपलब्धि का पूछ लिया गया है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है? पूर्व संक्रियात्मक, यानी पूर्व संक्रियात्मक व्यवस्था है उसके अंदर पूर्व संक्रियात्मक, और उसके बाद में संक्रियात्मक, और फिर क्या है? जो लास्ट वाली होती है पूर्व संक्रियात्मक, संक्रियात्मक और उत्तर संक्रियात्मक। तो पूर्व संक्रियात्मक के अंदर क्या होता है? ये देखो, पूर्व संक्रियात्मक होती है वो 0 या 1 से 7 साल तक होती है। तो यानी 1 से अपन 6 कह सकते हैं, 1 से 6 साल तक इसमें क्या है? क्या एक्टिवता रहती है, क्या क्षमता विकसित होती है? तो यानी तार्किक तर्क होता है वो तो क्या होता है? 7 से 12 वाले में होता है। प्रतीक प्रतीकात्मक सोच, यानी जैसे वो देखता है वैसा सीखता है, प्रतीकात्मक सोच जिसको बोलते। प्रतीकात्मक सोच होगी। मूर्त चिंतन, ये 7 से 12 होता है। और काल्पनिक सोच ये भी 7 से 12 होती है। इसका मतलब एक ही सही बैठ रहा है इसमें, प्रतीकात्मक सोच। यानी प्रतीकात्मक सोच का मतलब होता है जैसा रिफ्लेक्शन अपन बच्चे को देंगे वैसा वो सीखेगा। ठीक है, तो इसके अंदर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रतीकात्मक सोच इसमें महत्वपूर्ण होती है। ये हो गए अपने 16 क्वेश्चन। आगे अपन बात करते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है, RT अधिनियम छात्रों के सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेवारी के बारे में क्या निर्देश दे? क्या कहता है? क्या कहता है? ठीक है ना। तो RT अधिनियम में ये क्या कहता है? प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता मूल्यांकन करें और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त निर्देश दें। नहीं, आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है।
सीखने की क्षमता का मूल्यांकन तो करेंगे, लेकिन आवश्यकता के अनुसार उसको अतिरिक्त निर्देश नहीं दें। छात्र क्षमताओं का मूल्यांकन किए बिना केवल पाठ्यक्रम को पूरा नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। पाठ्यक्रम को पूरा करने से क्या मतलब होता है? केवल शैक्षिक वर्ष के अंत में मूल्यांकन करें। शैक्षिक वर्ष के अंत में मूल्यांकन करें। शैक्षिक केवल शैक्षिक वर्ष के अंत में मूल्यांकन से कोई फायदा नहीं है। छात्रों के साथ बातचीत को कक्षा शिक्षण तक सीमित रखें, नहीं ये भी नहीं होगा। तो सबसे स्ट्रिक्ट कौन सा बैठता है भाई इसमें? सबसे स्ट्रिक्ट जो बैठता है 1 नंबर, यानी छात्रों के साथ बातचीत को कक्षा शिक्षण तक सीमित नहीं रखेंगे, अपन बाहरी वातावरण से भी उसको सिखाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे को सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करेंगे और आवश्यकता के अनुसार उसको निर्देश देंगे। अतिरिक्त निर्देश का मतलब हो गया बेटा आपको ऐसा न करके आपको क्या करना है, ऐसा करना है, ऐसा निर्देश देते हैं, वो इसमें सबसे स्ट्रिक्ट है। तो ए ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यक्तित्व मापन के प्रक्षेपण परीक्षण की विधि नहीं है? व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि नहीं है? शब्द साहचर्य परीक्षण बिल्कुल है। विषय आत्मबोधन परीक्षण ये भी है, और वाक्य पूर्ति परीक्षण ये भी है, और रेटिंग मापन ये नहीं है। तो सबसे स्टिक उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। रेटिंग मापनी इसमें शामिल नहीं है, बाकी तीनों इसमें क्या है, कौन सी? व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि के अंदर शामिल है। विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तिष्क इसका लगभग हर 2 एग्जाम के बाद, 2 या 3 एग्जाम इसका प्रश्न पूछता ही पूछता, यानी जो विकास का सिद्धांत है, मस्तिष्कोन्मुखी सिद्धांत, विकास का जो सिद्धांत है उसका क्या अर्थ है, ये बहुत बार प्रश्न आता है, ठीक है ना। केंद्र से बाहर की ओर, यानी सिर से पैर की ओर, इस प्रकार से ये पूछा जाता है। कई बार केंद्र से बाहर की ओर वो भी पूछ ले, ठीक है ना। तो इसके अंदर है मस्तिष्कोन्मुखी, इसमें नाम से स्पष्ट हो रहा है, मस्तिष्क यानी मस्तक से इसकी ओर है, पैरों की ओर। तो यानी इसमें विकास सिर से शुरू होता है और पैरों की ओर बढ़ता है। बिल्कुल राइट उत्तर इसका ये होगा। विकास सिर से तो शुरू होगा, पहले सिर हिलाना शुरू करता है और बाद में फिर क्या है, वो अपने पैरों पे खड़ा होता है। इस प्रकार सिर से शुरू होता है और पैरों की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, एनसी 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस क्या है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बाल केंद्रित शिक्षण के अंदर मुख्य फोकस पूछा गया है 2005 के अंदर। 2005 के अंदर पाठ्यक्रम की सामग्री को याद करना, पाठ्यक्रम सामग्री याद करने से सब कुछ थोड़ी हो जाएगा। बच्चों के अनुभवों, आवाजों और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बिल्कुल बच्चे को क्या रखना है, एक्टिव रखना है भाई, सीधी सी बात है। अनुभव, बच्चों को आवाजों को और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, ये बिल्कुल उचित है। पारंपरिक प्रविधियों पर सख्ती से, पारंपरिक को तो बिल्कुल ही गलत है। छात्रों के प्रति प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, बिल्कुल बढ़ावा देना जरूर है, लेकिन सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो अनुभव, आवाजों, सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना। ये एनसीईआरटी 2005 का मुख्य। अच्छा, इसके बाद में अपन बात करें, एडीएचडी वाले छात्रों की सीखने में मदद करने के लिए कौन सा शिक्षण तरीका सुझाया गया? अगर आपको ये पता है ना कि एडीएचडी क्या है, तो आप बिल्कुल इसको क्या कर पाओगे, बिल्कुल एकदम से पढ़ने के तुरंत बाद आप उत्तर दे दोगे। एडीएचडी का मतलब होता है एक बच्चे द्वारा एक जगह ध्यान केंद्रित न कर पाना, यानी उसका ध्यान डाइवर्ट रहता है एक जगह, वो 2 मिनट से ज्यादा ध्यान नहीं लगा पाता है। उसका ध्यान कैसे अपने एक जगह एक केंद्रित करें और उसको अपना अच्छे तरीके से पढ़ा सकें, उसके लिए केवल मौखिक निर्देश, मौखिक निर्देश क्या, वो सुनेगा ही नहीं, उसका ध्यान केंद्रित ही नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। लंबे असाइनमेंट देना, लंबे असाइनमेंट दोगे तो उसका ध्यान केंद्रित है ही नहीं, तो लंबे असाइनमेंट का मतलब ही क्या है, ये भी गलत है। किसी भी दृश्य सामग्री का उपयोग से बचना, दृश्य सामग्री के उपयोग से बचेंगे थोड़ी, उसको दृश्य सामग्री ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे, ये भी गलत है। लास्ट वाला क्या है, बहुत सारी तस्वीरों, दृश्य संकेतों का उपयोग करना, बिल्कुल बहुत सारी तस्वीरों और जो सामग्री है उसका उपयोग करेंगे तो उसका ध्यान कुछ न कुछ क्या है उसके ऊपर होगा और वो उससे सीखने की कोशिश करेगा, उसका ध्यान केंद्रित हो। तो ये बिल्कुल स्टिक उत्तर है इसका। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। इसके बाद में बांडुरा ने दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखने को क्या नाम दिया? बांडुरा का जो सीखने का जो सिद्धांत था, जो डोल वाला जो सिद्धांत दिया था उसने,
यानी एक बेबी डॉल था, वो फिल्म देखने के बाद में बच्चे उसको लात मारते हैं, तो वो सिद्धांत है, उसका नाम क्या दिया था। बहुत ही शानदार तरीके से इसने किया है। प्रत्यक्ष अधिगम, प्रत्यक्ष अधिगम यानी जो सामने देखते हैं वो सीखते हैं, ये भी ठीक है। अनुभवजन्य अधिगम, अनुभवजन्य अधिगम, स्थानापन्न अधिगम और संज्ञानात्मक अधिगम। तो प्रत्यक्ष अधिगम तो सभी के अंदर होता है, लेकिन स्थानापन्न अधिगम क्या होता है, यानी किसी दूसरे की बात को अपन देखते हैं और वैसे का वैसा अपन क्या कर लेते हैं, अपने ऊपर अपन इसको फॉलो कर लेते हैं, यानी वैसे का वैसा व्यवहार अपन शुरू कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं स्थानापन्न। स्थानापन्न अधिगम है, ये इसका सबसे अच्छा उत्तर है, और ये जिसने दिया है उत्तर है वो बच्चा वास्तव में साइको को अच्छी तरीके से समझ पाता है। स्थानापन्न का मतलब हो गया किसी दूसरे का देखा और वैसे का वैसा व्यवहार, यानी अपन खुद करने लगे, तो वो स्थानापन्न, यानी वहां से अपन क्या कर लिया, स्थानांतरण कर लिया अपने ऊपर, तो स्थानापन्न अधिगम इसके अंदर है, बहुत ही शानदार उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, यानी जेम्स ड्रीवर के अनुसार परिणामवादी कल्पना को किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जेम्स ड्रीवर के परिणामवादी कल्पना को किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया गया है, ये आपको पूछ रहा है। तो इसके अंदर आ जाएगा व्यवहार और सैद्धांतिक, सौंदर्यात्मक और अनोखी, कलात्मक और सृजनात्मक, रचनात्मक और सृजनात्मक। इसमें व्यवहारिक और सैद्धांतिक, ये इसका जेम्स ड्रीवर का मुख्य रूप से जोर दिया गया था, किस प्रकार की कल्पना के ऊपर, इसने व्यवहारिक और सैद्धांतिक कल्पना के ऊपर। आनुवांशिकता और पर्यावरण के संबंध का वर्णन करने के लिए कौन सा गणितीय मॉडल उपयोग किया गया है। तो कौन सा गणितीय मॉडल है, तो वातावरण और पर्यावरण है, पर्यावरण और आनुवांशिकता, वातावरण पर्यावरण तो एक ही चीज है, आनुवांशिकता और पर्यावरण है वो एक दूसरे के लिए क्या है, यानी एक दूसरे के संपूरक हैं। संपूरक का मतलब हो गया गुणा, तो इसमें गुणे से प्रदर्शित करते हैं, यानी एक दूसरे के क्या है ये, यानी इंटवेलेबल हैं, एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। तो यानी इसमें आनुवांशिकता और पर्यावरण है, ये एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं, यानी आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है और दोनों विकास के अंदर महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसके अंदर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, गुणा है, इसे अपन प्रदर्शित कर। एनसीईआरटी के दस्तावेजों प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफल और सीखने के प्रतिफलों के उद्देश्यों के बारे में क्या कहता है। एनसीईआरटी के बारे में पूछा है ये, कि सीखने के स्तर पर सीखने के प्रतिफल को क्या कहता है, ठीक है ना। तो इसमें विद्यालयों में एक समान शिक्षण विधियों को बढ़ावा देना, अवधारणाओं को रटने की प्रवृत्ति को प्राथमिकता देना, रटने का तो नाम ही नहीं है, यह सुनिश्चित करना कि छात्र आयु उपयुक्त दक्षताओं को प्राप्त करे, और तीसरा है, चौथा दिया गया है केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना, केवल सैद्धांतिक नहीं व्यवहारिक ज्ञान पर भी ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अंदर है, यानी ये जो स्टिक जो ऑप्शन आता है इसके अंदर है, ये आता है कि यह सुनिश्चित करना कि छात्र आयु उपयुक्त दक्षताओं को प्राप्त करे, बिल्कुल आयु के अनुसार है, उसकी क्षमता होनी चाहिए कि जितनी उसकी आयु है उसकी कैचिंग क्षमता उसके अनुसार होनी ही चाहिए, ये निश्चित करता है कौन सा, एनसीईआरटी की, ठीक है ना। ये इसका उत्तर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं दोस्तों 26 नंबर की, वर्दी और विकास के बीच मुख्य अंतर क्या है। वर्दी और विकास के अंदर मुख्य अंतर क्या है, तो आपको बहुत बार बताया गया है, वर्दी क्या होता है, केवल शारीरिक संरचना होती है, उसका बढ़ना ही वर्दी है। वर्दी कुछ समय तक चलती है, बाद में रुक जाती है, लेकिन विकास निरंतर चलता है। विकास में शारीरिक विकास भी होता है और मानसिक विकास भी इसमें शामिल होता है। इसमें वर्दी मात्रात्मक, बिल्कुल मात्रात्मक होती है और परिवर्तनों को संदर्भित करती है, जबकि विकास मात्रात्मक गुणात्मक दोनों को संदर्भित करता है, बिल्कुल राइट उत्तर यही होगा इसका। यानी वर्दी मात्रात्मक परिवर्तन होती है और विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल इसमें बाकी देखने की आवश्यकता ही नहीं है। मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की सही व्याख्या क्या है, मनोविज्ञान के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं उसकी सही व्याख्या क्या की गई। व्यक्तियों में एकल एवं अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विविधताएं या विचलन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंदर एकल व अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विविधताएं विचलन, बिल्कुल प्रत्येक आदमी अपने किसी न किसी रूप में अलग होता है,
किसी के अंदर कोई क्षमता होती है तो किसी के अंदर कौन सी क्षमता। तो ये बिल्कुल राइट है, इसका उत्तर ये राइट होगा। बाकी अपन पढ़ लेते हैं। एक ही प्रजाति के लोगों के बीच समानता, बिल्कुल समानता वाला तो बिल्कुल सही नहीं होगा। व्यक्तियों के भावात्मक प्रतिक्रियाओं में समानता तो होती नहीं है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर। व्यक्ति में विचारों एवं व्यवहारों में समानता तो होती नहीं है। समानता प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। तो समानता वाला तो सब गलत हो जाएगा। एक नंबर उत्तर इसका क्या है, ए ऑप्शन सही है। कौन सा सिद्धांत निजी भाषण पर पर्यावरणीय संदर्भों के प्रभाव को महत्व देता है। तो यानी निजी भाषण पर पर्यावरणीय संदर्भों के अंदर सबसे ज्यादा जोर जो दिया था वो वाइगोत्स्की ने दिया। प्याजे इसके विरुद्ध थे, जबकि इसका निजी भाषण पर पर्यावरणीय संदर्भों में प्रभाव को सबसे ज्यादा महत्व किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था। तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी सारे क्या है, इन प्याजे नहीं होगा, दोनों नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। पीएफ स्किनर ने अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार एवं उद्दीपकों के बीच बल दिया। पीएफ स्किनर ने इसके आधार पर मानवीय व्यवहार उद्दीपकों के बीच में बल दिया था। तो ये आधारभूत विश्लेषण में दिया था, या कार्यात्मक विश्लेषण में दिया था, मूलभूत विश्लेषण में दिया था, या भाषा विश्लेषण पर दिया था। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा गया है। इसमें आप बता सकते हो इसने बीएफ स्किनर ने किस पे दिया था, कार्यात्मक विश्लेषण पे बल दिया था। किस पे दिया था भाई, कार्यात्मक विश्लेषण पे। यानी बीएफ स्किनर के द्वारा जो दिया गया था, यानी जो कार्यात्मक विश्लेषण है उसके ऊपर बल दिया गया। संज्ञानात्मक कौशलों के अंतर्गत निगरानी में क्या शामिल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। निगरानी के अंदर किसको शामिल किया गया है, अधिसंज्ञानात्मक कौशलों में। निगरानी के अंदर किसी कार्य को कितना समय देना और इसका निर्णय लेना, नहीं। प्रश्न पूछना, ये ठीक ठाक लग रहा है। प्रश्न पूछना जैसे क्या यह समझ में आ रहा है, बिल्कुल। अगर आप निगरानी रख रहे हो तो बच्चे को बार बार ये पूछोगे कि बेटा मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्या वो आपके समझ में आ रहा है। वो क्या है, आप बिल्कुल उस बच्चे के ऊपर फोकस कर रहे हो, उसका भी ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो गया, टीचर की तरफ है। तो यानी सबसे अच्छा यही होगा प्रश्न पूछना। जैसे क्या यह समझ में आ रहा है, बिल्कुल आपकी क्या है, उसकी कंसिस्टेंसी है बच्चे की, वो बढ़ेगी। ये प्रतिक्रिया के बिना कार्य पूरा करना, प्रतिक्रिया के बिना होता ही नहीं है। कार्य की कठिनाई को अनदेखा करना, अनदेखा अपन नहीं कर सकते। कार्य की कठिनाई को सुलझाने की कोशिश करेंगे, अनदेखा थोड़ी करेंगे उसको। तो सबसे स्टिक होता है प्रश्न पूछना, और क्या यह समझ में आ रहा है, इस प्रकार की बातें भी उनसे। तो इस प्रकार साथियों हमने 30 क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से अपन ने को हल किया है, और आशा करता हूँ कि इसमें से कम आपके 25 से 28 क्वेश्चन आपके सही होंगे, क्योंकि साइको इतनी हार्ड नहीं है। जिसने थोड़ा सा भी इसको समझा है वो बिल्कुल आसानी से कर देगा, और ज़्यादा इसमें हार्डली परिभाषा वगैरह इसमें पूछी नहीं गई थी, और नॉर्मल बातें अपने को पूछी गई थी। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई हो डेट क्लियर करने के लिए, और जय हिंद जय भारत।